दोस्तों आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन का फ्यूचर है या नहीं। क्या बिटकॉइन जीरो हो सकता है कभी। ये डिबेट और ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी अभी एक प्रोफेसर फामा करके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि बिटकॉइन अगले 10 सालों में जीरो हो जाएगा। अब ये कोई नॉर्मल प्रोफेसर या नॉर्मल इकोनॉमिस्ट नहीं है, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट है। तो इसलिए इनकी बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि प्रोफेसर फामा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है और इससे क्या हमें डरने की ज़रूरत है। क्या अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है, और क्या बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ाया या घटाया जा सकता है या नहीं। हम एक ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में देंगे और उनसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मतलब प्रोफेसर फामा बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा। हम केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जो पॉइंट्स हैं वो कितने वैलिड हैं और क्या उनकी बातों का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ने वाला है या नहीं। पहले थोड़ा सा प्रोफेसर फामा के बारे में समझते हैं। प्रोफेसर फामा एक तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट हैं, दूसरा इन्होंने एक थ्योरी दी थी मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ये बेसिकली मोटा मोटा ये बोलता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें सेंट्रल बैंक्स का रोल, सेंट्रल बैंक्स की अथॉरिटी, मनी को प्रिंट करने और कंट्रोल करने की अथॉरिटी, ये आज के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। और गोल्ड आधारित व्यवस्था या कोई जो दूसरी जो सिस्टम्स थे वो उतना एफिशिएंट काम नहीं करती है इकोनॉमिक्स में, मार्केट में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है ये ना किसी सेंट्रल बैंक से रेगुलेट होता है, ना ही किसी गवर्नमेंट का इस पे अधिकार होता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये इनकी जो थ्योरी है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, इसके बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अगेंस्ट है। इसलिए प्रोफेसर फामा का कहना है कि अगले 10 सालों में बिटकॉइन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। और जब उन्होंने बोला तो केवल इसलिए नहीं बोला कि उनकी थ्योरी के अगेंस्ट है, बल्कि उसमें कई सारे और पॉइंट्स गिनाए, कई सारे और पॉइंट्स पे बात हुई। हम उन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट जो उस पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ वो था वोलेटिलिटी को लेकर। तो बिटकॉइन बहुत ही वोलेटाइल है, मतलब बिटकॉइन की वैल्यू कभी बढ़ती है कभी घटती है और मार्केट के हिसाब से चलती है। जबकि जो करेंसीज होती हैं, जो जितनी भी करेंसीज हम देखते हैं जैसे INR है, USD है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होती है। जैसे USD की वैल्यू हम देखते हैं INR के कंपैरिजन में 86, 85, 82, तो ऊपर नीचे थोड़ी सी हो रही होती है, बट इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होती। एग्जाम्पल लीजिए, बिटकॉइन एक समय पे $60,000 पे ट्रेड कर रहा था, फिर ये नीचे आ गया $20,000 पर और फिर से अब 96,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कभी रुपए की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी। तो बिटकॉइन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगी। और इतनी ज्यादा कोई करेंसी जो वॉलेटाइल है वो मार्केट में चल रही है तो उससे प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उससे चीजों के दाम फिक्स नहीं हो पाएंगे, उससे ट्रेड हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये उनका पॉइंट था। अब यहां पर इसका काउंटर जो बिटकॉइन के और क्रिप्टो करेंसीज के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं ये तो अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप मान लो कि कोई एसेट आप परचेज कर रहे हो, जैसे USD आपने परचेज किया, आपको पता है USD आप इतने रुपए पे ले रहे हो और थोड़ा सा कम ज्यादा करके एक महीने पे वो इस रुपए पे आप निकाल सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो। लेकिन बिटकॉइन वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता है, तो इसमें हम लोग ये समझते हैं कि सही समय पे इन्वेस्ट करके हम उससे अच्छे रुपए बना सकते हैं, ऐसे अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो जो वॉलेटाइल नेचर है बिटकॉइन का, प्रोफेसर फामा के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लमेटिक है, जबकि जो बिटकॉइंस के सपोर्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये अच्छी बात है कि मतलब ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस हुआ वो कि बिटकॉइन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है किसी भी करेंसी के लिए।
किसी भी करेंसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो मतलब जैसे कि आप वो कोई जो आपके पास करेंसी है उसको देकर उसके बदले कोई सामान खरीद सके। अब इसमें दो प्रॉब्लम है बिटकॉइन, और ये बात तो सही है कि बिटकॉइन बहुत अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। दो रीजन है। पहला रीजन कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, हर समय फ्लैक्चुएट कर रहा होता है कि जब आप उस बिटकॉइन के डिजिटल टोकन को लेकर कोई सामान या कोई चीज़ परचेज करने जाओगे तब तक उसकी वैल्यू में ऊपर नीचे हो जाएगा। जबकि जो फिएट करेंसीज होती है, जो नॉर्मल करेंसीज होती है, उसकी वैल्यू में इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता। तो पहला रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि ये गवर्नमेंट का से अथराइज्ड नहीं है, तो बहुत सारे लोग इस पे उतना रिलाई नहीं करते। इस पे इस तरीके से रिलाई करते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें पैसे डाल देंगे, पैसे बढ़ेंगे, मार्केट में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। और ये दूसरा बड़ा फियर है प्रोफेसर फार्मा का, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। आप इसको क्रिप्टो करेंसी बोल के ट्रेड कर रहे हो, मतलब करेंसी एक तरीके से मान रहे हो, तो करेंसी होने की वजह से ये वैल्यू आज नहीं तो कल जरूर जीरो आएगी। दोस्तों, हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है सब्सक्राइब करने का। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो इनके उसमें डिस्कस हुआ, इनके पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ, वो था इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जैसे किसी एसेट का या किसी पर्टिकुलर चीज का एक जो बाय डिफॉल्ट उसका यूजेस होता है। एग्जांपल लीजिए, जैसे गोल्ड है। गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि गोल्ड से आप ज्वेलरी बना सकते हो, गोल्ड देकर आप उसके बदले कोई दूसरा एसेट ले सकते हो। मेन है उसे आप ज्वेलरी बना सकते हो या उसको पहन सकते हो या उसको आप स्टोर करके रख सकते हो एसेट के तरीके से। लैंड की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? क्योंकि लैंड के ऊपर आप बिल्डिंग बना सकते हो, रोड बना सकते हो, तो लैंड की इंट्रिंसिक वैल्यू है। जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी एसेट्स होते हैं, उनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। बिटकॉइन की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब ये पॉइंट तो प्रोफेसर फार्मा का और जो उसकी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट है उनका बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इस तरीके से तो आपको नहीं दिख रही है। लेकिन एक एग्जांपल लीजिए, इंटरनेट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंटरनेट, केवल इंटरनेट तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। वो कहीं पर भी आपको डायरेक्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। लेकिन क्या इंटरनेट की जरूरत ही नहीं दुनिया में? इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनी, इंफॉर्मेशन, तो इंटरनेट को यूज करके बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसी तरीके से जो हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं, नॉर्मली जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो किसी न किसी ब्लॉकचेन पे होते हैं। और जब ये ब्लॉकचेन पे होते हैं, ब्लॉकचेन मतलब एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जिसको यूज किया जा सकता है मल्टीपल अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए। इसका एक बहुत ही जबरदस्त यूज केस आजकल यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये मतलब दुनिया के हर जगह पर बनाया जा सकता है। हमने भी कई सारे डेवलप किए हैं, भारत में बनाए हैं, लेकिन यूएई में बहुत अच्छा। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सोचा कि ये लैंड मुझे खरीदनी है, आपने चेक काट के दिया और वो चेक गया, उसने बैंक में डिपॉजिट किया। अब उसने बैंक में जैसे डिपॉजिट किया, पैसे उसके अकाउंट में आ गए। अब उसके बाद उसने मना कर दिया लैंड देने से और बोला कि मैं जी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करूंगा। या ऐसा हो सकता है कि आपने पैसे दिए, जिस दिन लैंड की रजिस्ट्री होने वाली थी उस रजिस्ट्री के दिन वो बेचने वाला सेलर जो है वो आया ही नहीं। अब आप क्या करोगे? अब आप कोर्ट जाओगे और कोर्ट जाने के बाद वो पूरा प्रोसेस करोगे और महीनों सालों लग जाएंगे आपको क्लेम करने में, या तो पैसे वापस या तो वो लैंड आपको मिले। इसकी एक ब्लॉकचेन का बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमने ब्लॉकचेन में, सिंस ये किसी से रेगुलेट नहीं हो सकता, तो कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, कोई भी इसको करप्ट नहीं कर सकता। तो हमने ब्लॉकचेन के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, जिसमें हमने लिखा कि जैसे ही ये चेक
डिपॉजिट होगा और पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो जाएगा और इनके वैल्यू, इनके जो लैंड है उसकी रजिस्ट्री मेरे पास आ जाएगी। अभी सोचिए, यहां पर फ्रॉड आपने कम कर लिया, आपने यहां पर जो ये प्रॉब्लम हो रही थी उसको आपने कम कर लिया और यहां पर कहीं पर भी फिजिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से तो जितने भी एप्लीकेशंस बने हुए हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज बने हुए हैं, वो किसी न किसी ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस पे बने हुए हैं। मल्टीपल लेयर्स है ब्लॉकचेन में। पहला लेयर है टोकन, या जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसीज कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर ही आते हैं। उसी का दूसरा तीसरा लेयर है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है जो क्रिप्टो करेंसीज है, जो ब्लॉकचेन है। अगला पॉइंट जो डिस्कस हुआ वहां पर और प्रोफेसर फार्मा का जो व्यू पॉइंट है, ये पॉइंट है कि मॉनेटरी थ्योरी वर्सेस बिटकॉइन। ये बोलता है कि जो मॉनेटरी थ्योरी है उसमें एक सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल अथॉरिटी है, वो कंट्रोल कर सकती है मनी प्रिंट कैसे करना है, कितनी लिक्विडिटी मार्केट में डालनी है, इन सब चीजों के बारे में डिसीजन ले सकती है। लेकिन ब्लॉकचेन पे गवर्नमेंट का कोई भी अथॉरिटी नहीं है। अब यहां पर मॉनेटरी थ्योरी वर्सेस बिटकॉइन में प्रॉब्लम ये नहीं कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई की। एग्जांपल से समझते हैं। बहुत पहले आपने सुना होगा कि जितना नोट एक कंट्री प्रिंट करता था या जितनी मनी प्रिंट करता था उतने के एवज में गोल्ड डिपॉजिट रखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग संविधान की जो शक्तियां हैं उनसे प्रिंट करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मल्टीपल ओकेजन्स पर, इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस और अलग दुनिया के अलग अलग बैंक जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो मनी की सप्लाई को बढ़ा और घटा सकते हैं मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। टोटल बिटकॉइन पूरी दुनिया में 21 मिलियन है। अब ये हमेशा 21 मिलियन ही रहेंगे। कोई दूसरा टोकन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो सकती है, उसकी एक वैल्यू हो सकती है कि कितने नंबर्स में वो लॉन्च किए जा रहे हैं और फिर वो सस्टेन रहेंगे। लेकिन 21 मिलियन बिटकॉइन पूरी दुनिया में है तो इतने ही बिटकॉइंस रहेंगे। पैसे की तरीके से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। अब घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता तो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो पूरी मार्केट कोलैप्स हो सकती है। ऐसा मानना है प्रोफेसर फार्मा और बिटकॉइन के अगेंस्ट जो लोग समझते हैं। लेकिन इनके जो सपोर्ट में इसका तर्क है, वो तर्क है कि ये सही है ना, अगर 21 मिलियन बिटकॉइंस है तो उतने रहे। गवर्नमेंट्स क्या करती है, जब जिसका जितना मन में आता है उतना नोट प्रिंट कर देता है, उतनी मनी की सप्लाई मार्केट में देता है, फिर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, फिर और नोट प्रिंट करना पड़ता है, फिर और महंगाई बढ़ती है। आपने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में सुना होगा कि वहां पर 1 करोड़ रुपए की चाय मिल रही है। रुपए मतलब वहां की करेंसी जो है लोकल। या जैसे आपने सोमालिया में सुना था, पीछे इशू आया था, आपने वेनेजुला में सुना है इशू आया कि वहां पर लाखों रुपए के फल मिल रहे हैं। ये मार्केट में मनी की बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। मल्टीपल रीजन है, मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अब बिटकॉइन तो 21 मिलियन है पूरी दुनिया में, तो ये अच्छी बात है कि मतलब जितना सप्लाई हमें चाहिए इन्फ्लेशन उतना नहीं मिलेगा, तो इन्फ्लेशन बना रहेगा और केवल डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये चीजें चलती रहेंगी। दोस्तों, हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है सब्सक्राइब करने का। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जो बहुत सारे लोगों का फियर है, गवर्नमेंट वर्सेस फ्रीडम मनी, मतलब गवर्नमेंट मनी वर्सेस फ्रीडम मनी। इसका ये कहना है कि जो नॉर्मल मनी होती है, जो नॉर्मल करेंसी होती है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सेंट्रल बैंक होता है, जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई, जब मान लो कोई इमरजेंसी हो किसी कंट्री पे, तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड या आपकी जो भी एसेट्स आपने इकट्ठा किए हैं उसको गवर्नमेंट जब्त तो कर ही सकती है। मतलब ज्यादातर कंट्रीज में नहीं है, भारत में भी नहीं जब्त करेंगे, बट क्या टेक्निकली जब्त नहीं कर सकते?
क्या टेक्निकली उसको ले नहीं सकते आपसे? ले सकते हैं टेक्निकली अगर चाहे तो, लेकिन बिटकॉइन को नहीं ले सकेंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बाहर है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो एक जगह पर नहीं बेस्ड है, दुनिया में बहुत सारी जगहों पर उसके सर्वर्स हैं। तो ये जो बिटकॉइन के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि तो फ्रीडम मनी है। मतलब मुझे क्यों इस चीज पे सोचने की जरूरत हो कि मेरे प्रॉपर्टी को, मेरे एसेट को गवर्नमेंट कभी जब्त कर ले या गवर्नमेंट जब चाहे तब ले ले। मेरे लिए तो अच्छी बात है, फ्रीडम मनी है। अब ये जो पॉइंट्स हमने 5-6 पॉइंट्स समझे, जैसे वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, सप्लाई की लिमिटेशन है, लिक्विडिटी की लिमिटेशन है, जितने भी एसेट आए हैं मार्केट में कभी भी, ये इशू तो रहा है। अगर वॉलेटाइल की बात करें तो जब शेयर मार्केट और जो एक्सचेंज हमारे हैं, दुनिया भर के जितने भी एक्सचेंज हैं, जब वो सेटल हो रहे थे, बन रहे थे, उसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो ये इश्यूज आ रहे थे वहां पर भी। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था और बहुत ज़्यादा अचानक से ऊपर बढ़ जाता था, नीचे हो जाता था। कितने सारे हमने केसेस देखे हैं भारत में ही, हर्षद मेहता का केस और बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। और ये केवल इंडिया की मार्केट में नहीं, दुनिया के हर मार्केट में ऐसे केसेस हुए हैं। जो भी न्यू एसेट डेवलप होता है उसके प्रॉब्लम्स और रेसिप्रोकल्स तो होते हैं मार्केट में। क्रेडिट कार्ड जब आया था, आज कितने लोग क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट करते हैं, पहले कितने ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट करते थे। तो जब कोई भी नया एसेट आता है, क्योंकि बिटकॉइन में ना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भले ना हो या उसको कुछ बनाया ना जा सकता हो, बट उसकी स्टोर्ड वैल्यू है। जैसे डिजिटल गोल्ड होता है, गोल्ड आप खरीदते हो, उसका आप ज्वेलरी उससे बना लेते हो, लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, उसका क्या करते हो? उस डिजिटल गोल्ड से आप जब चाहे तो गोल्ड आप ले सकते हो, फिर ज्वेलरी बना सकते हो, लेकिन डिजिटल गोल्ड तो एक स्टोर्ड वैल्यू है ना। उसी तरीके से बिटकॉइन एक स्टोर्ड वैल्यू रखता है अपने पास, और इसलिए बहुत सारे जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, या बिटकॉइन प्रोबेबली अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आगे ही बढ़ेगा। दोस्तों, कोई भी नया एसेट क्लास आता है या नई चीज आती है, उसके बारे में हमें समझना, गहराई से समझना, उसका रिसर्च करना, एनालाइज करना, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ये सबसे सही तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आपको बिटकॉइन, ब्लॉकचेन इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा रुकिए, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, देखिए, और फिर अगर आपको लगता है कि उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी, जाएगी, तो आप इन्वेस्टमेंट उसमें कब कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बिटकॉइन या कोई दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं बिल्कुल जीरो हो जाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के बताइए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ऐसे फाइनेंशियल टिप्स पाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।